हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कुमार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई गई, बेसिकली जिसको लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में अपनाया था। तो इस प्रणाली को समझने से पहले, द्वैध शासन प्रणाली यानी डीआरसी को समझने से पहले हमें समझना होगा 1765 की स्थिति को। देखिए 1765 आते आते प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत चुके हैं 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में जीत चुके हैं। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद वो इलाहाबाद की दो संधियां करते हैं। एक करते हैं दिल्ली के जो सुल्तान हैं शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि करते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो इलाहाबाद की पहली संधि में वो, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की पहली संधि में वो शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। इलाहाबाद की पहली संधि के बाद अंग्रेज जो हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसे सम्मिलित रूप से बंगाल कहा जाता था उस समय, वहाँ की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि डीआरसी यानी द्वैध शासन प्रणाली बेसिकली क्या थी और किसके कारण क्या थे, और इन कारणों के बाद इस द्वैध शासन प्रणाली का परिणाम क्या हुआ। तो देखिए, द्वैध शासन प्रणाली कोई नई प्रणाली नहीं थी। इस प्रणाली को समझने के लिए हमें मुगल काल को समझना होगा। मुगल काल में जो दिल्ली का सुल्तान होता था, सुल्तान नहीं बोलेंगे, दिल्ली का बादशाह होता था, उसने पूरे भारत को प्रांतों में बांटा हुआ था, यानी सूबों में बांटा हुआ था। और उस प्रांत का जो मालिक होता था, जो वहाँ से राजस्व को कलेक्ट करके दिल्ली के बादशाह तक पहुंचाता था, उसको बोलते थे सूबेदार। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल का सूबेदार था मुर्शीद कुली खां। लेकिन जब 1717 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुर्शीद कुली खां खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। बंगाल एक स्वतंत्र प्रांत बन जाता है। पहला नवाब होता है मुर्शीद कुली खां। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बंगाल का उदय और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ डिटेल से बता चुका हूँ, उसमें मैं डिटेल से नहीं जाऊँगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुर्शीद कुली खां जब बंगाल का नवाब बनता है तो वो अपने प्रशासन को दो तरह से चलाता है, दो विभागों में बांट देता है। एक है निजामत और दूसरा है दीवानी। निजामत और दीवानी, और केंद्र में कौन है? केंद्र में है नवाब। नवाब के नीचे निजामत और दीवानी के कार्य हो रहे हैं। दीवानी मतलब राजस्व को इकट्ठा करना, और राजस्व को इकट्ठा करने का काम कर रहा है सूबेदार। निजामत मतलब प्रशासनिक व्यवस्था चलाना, यानी न्याय व्यवस्था, सड़क, मेला, लोकार्पण के कार्य, जितने उत्तरदायित्व के कार्य हैं जनता के प्रति, वो सारे को कहते हैं प्रशासनिक कार्य। वो निजामत के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं और उसको चला रहा है दीवान। तो दीवान और सूबेदार हैं जो निजामत और दीवानी का कार्य कर रहे हैं, और दोनों ही के प्रति बीच में केंद्र में कौन है? नवाब। तो इस तरह से बंगाल की सत्ता को चलाया जाता था। लेकिन जब 1764 में इलाहाबाद की प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए, तो लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के बाद जब उसे दीवानी मिली तो इस व्यवस्था को चेंज कर दिया। इस व्यवस्था को बीच से दो भागों में बांट दिया। दीवानी का काम तो खुद लॉर्ड क्लाइव ने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया, और निजामत का कार्य जो है वहां के नवाब को दे दिया। यानी दीवानी का काम अब अलग होगा, निजामत का काम अब अलग होगा। दीवानी का काम देखेगी कंपनी, यानी राजस्व को इकट्ठा करने का सारा काम कंपनी का है, और जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो सारे का सारा काम जो है वो अब नवाब का है। और केंद्र में कौन है? केंद्र में कोई भी नहीं है। केंद्र में कोई भी शक्ति नहीं है। दोनों ब्रांच अलग अलग हो गई हैं, बीच में कोई भी शक्ति नहीं है। तो द्वैध शासन की प्रणाली यानी डीआरसी की प्रणाली लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 में शुरू करी गई थी। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, निजामत का कार्य जो है वो नवाब को दे दिया गया। बक्सर का युद्ध होने के बाद जब बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया, उसके बाद भी उन्होंने नवाब पद को खत्म नहीं किया। वो चाहते, क्योंकि वो जीत गए थे तो नवाब पद को खत्म कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा उन्होंने किया नहीं। उन्होंने नवाब पद को बनाए रखा, अपनी मर्जी का नवाब पद पर बैठाए रखा, और उसे दिया निजामत का कार्य। निजामत का कार्य मतलब न्याय, प्रशासन, रक्षा, सुरक्षा, सड़क, मेला, जो कुछ भी उत्तरदायित्व के कार्य हैं, जो जवाबदेही के कार्य हैं जनता के प्रति, वो सारे के सारे नवाब को दिए गए निजामत के तहत। और नवाब को कोई भी अधिकार का काम नहीं दिया गया। नवाब के पास केवल जवाबदेही है और अधिकार कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जो कंपनी है उसके पास दीवानी के कार्य हैं। सारे का सारा राजस्व वसूलने का अधिकार जो है कंपनी के पास है, यानी सारे अधिकार जो हैं कंपनी के पास हैं। और कंपनी के पास उत्तरदायित्व क्या है? जनता के प्रति। तो कंपनी के पास जनता के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। तो कंपनी के पास है उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, और नवाब के पास है
अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, इसी को कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। और जो ये राजस्व को कलेक्ट करने की व्यवस्था है ना, इसको भी कंपनी ने अपने हाथ में नहीं रखा है। इसके लिए उसने बिठाए हैं दीवान। बंगाल का दीवान अलग और बिहार का दीवान अलग। बंगाल का दीवान बनाया गया मोहम्मद रजा खां को, बिहार का दीवान बनाया गया राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को, दोनों ही भारतीय हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंपनी निजामत में फ्रंट फुट पर नवाब को रखे हुए है और राजस्व वसूलने में दीवान के काम के लिए फ्रंट फुट में दोनों भारतीयों को रखे हुए और खुद बैक फुट पर है। कंपनी ने सामने भारतीयों को रखा है ताकि विद्रोह ना हो जाए, और अगर कुछ जनता को जवाबदेही का काम है तो भारतीय फ्रंट फुट में है और बैक फुट पर है कंपनी। लेकिन सारा राजस्व जो है कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी ने भारतीयों को आगे किया हुआ है। अब नवाब को निजामत का कार्य करना है तो नवाब को निजामत का कार्य करने के लिए पैसे भी चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? तो कंपनी को दीवानी के कार्य से जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से 53 लाख रुपए सालाना निजामत के कार्य के लिए नवाब को दिए जाएंगे और शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। देखिए, जब मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है तो वो शाह आलम द्वितीय को यानी मुगल साम्राज्य को दी जाने वाली जो राशि है उसको खत्म कर देता है। यानी कि शाह आलम द्वितीय या उससे पहले जो मुगल शासक थे उनको मुर्शीद कुली खां या बंगाल के नवाबों द्वारा कोई भी राशि नहीं दी जा रही थी। लेकिन जब इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई तो शाह आलम द्वितीय को पेंशन दी जाने लगी 26 लाख रुपए और 53 लाख रुपए दिए जाने लगे निजामत के कार्य के लिए नवाब को, और बाकी का सारा पैसा कंपनी का रह गया। अब यहाँ पर कंपनी शाह आलम द्वितीय को पेंशन सिर्फ इसलिए दे रही है कि शाह आलम द्वितीय कहीं इस व्यवस्था का विद्रोह ना कर दे मराठों के साथ मिलकर, क्योंकि उस समय मराठे एक उभरती हुई शक्ति हैं। तो मराठों के साथ शाह आलम द्वितीय कहीं ना मिल जाएं और विद्रोह ना करें इस बात का, इसलिए उनको 26 लाख रुपए पेंशन दी जाने लगी है। लेकिन फिर भी मराठे जो है शाह आलम द्वितीय को इस पेंशन से हटाकर दिल्ली की गद्दी पर वापस बैठा देते हैं, जो कि हमने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जिस चीज़ को हमने डिटेल से पढ़ लिया है। तो चलिए, इस DRC के यानी द्वैध शासन प्रणाली के क्या क्या कारण थे और उन कारणों की वजह से क्या परिणाम निकलकर सामने आए उसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। आपको एग्जाम में लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, द्वैध शासन प्रणाली के क्या कारण थे और क्या क्या परिणाम उनके हुए। तो द्वैध शासन प्रणाली का पहला कारण था विद्रोह का डर। अंग्रेजों को डर था कि कहीं बंगाल की जनता उनके खिलाफ विद्रोह ना कर दे, क्योंकि वो अभी नए नए हैं बंगाल में, इसलिए उन्होंने नवाब के पद को बनाए रखा। और अंग्रेज चाहते थे कि उनके ऊपर कोई भी उत्तरदायित्व ना आए। वो उत्तरदायित्व नहीं चाहते थे, केवल लाभ चाहते थे। तो उन्हें लाभ का लालच था और वो उत्तरदायित्व से मुक्ति चाहते थे, इसलिए उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया। जीत के बाद भी नवाब के पद को बनाए रखा। दूसरा, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी, इंग्लैंड की थी, वहाँ के बोर्ड का निर्णय भी था कि द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया जाए। दूसरा, प्रशासनिक कार्यों का अनुभव भी अभी कंपनी के पास नहीं था। कंपनी बंगाल में नई नई थी, उन्हें वहाँ की भाषा नहीं आती थी, प्रशासन नहीं आता था, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने की समस्या थी, इसलिए उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया। खुद को बैक फुट पर रखा और भारतीयों को आगे रखा, फ्रंट फुट पर रखा, चाहे नवाब हो या दीवान हो। दूसरा, कंपनी को पता था कि इस तरह से जब वो राजस्व की वसूली करेंगे तो कुछ किसी ना किसी रूप से उन पर दोष लगाया जाएगा, तो वो दोषारोपण से बचना चाहते थे। वो कहना चाहते थे, देखिए निजामत का कार्य आपके नवाब का है और कर भी जो वसूल रहे हैं वो भी आपके दीवान ही वसूल रहे हैं। तो कंपनी बैक डोर से खेल रही थी, फ्रंट फुट पर उन्होंने भारतीयों को रखा हुआ था, तो कंपनी दोषारोपण से भी बचाव कर रही थी। और अन्य यूरोपियों का भी कंपनी को भय था। कंपनी को पता था, हालांकि अब तक फ्रांसीसियों को तो वो हरा चुकी थी तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के अंतर्गत, तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत, लेकिन और भी फ्रांसीसी शक्तियां थीं, डच थे, पुर्तगाली थे, तो अन्य फ्रांसीसी शक्तियों का भय भी, अन्य यूरोपीय शक्तियों का भय कंपनी को था। तो इसी कारण से उन्होंने नवाब के पद को बनाए रखा और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया। इस द्वैध शासन प्रणाली को अपनाने के परिणाम क्या हुए? जनता का बहुत अधिक शोषण किया गया, अराजकता फैल गई और भ्रष्टाचार फैल गया। बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। 1766 से 1768 यानी इन 2 साल के अंदर ही 57 लाख पौंड की धन निकासी की गई बंगाल के अंदर से। बंगाल बहुत अधिक निर्धन हो गया, गरीब हो गया, व्यापार ठप हो गए, दस्तक का यानी चार्टर का दुरुपयोग किए जाने लगा, व्यापार ठप हो गए। व्यापार कब चलेगा? जब व्यापार में इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन कंपनी केवल राजस्व ले रही है, कुछ काम कर नहीं रही व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, तो व्यापार ठप होते चले गए। कृषि और उद्योग का पतन होने लगा, क्योंकि इनमें कोई भी निवेश हो ही नहीं रहा, केवल
केवल वसूली की जा रही है। तो कृषि और उद्योग धंधे ठप हो गए, कृषि और उद्योग का पतन हो गया, जिसकी वजह से 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया और यहाँ की बंगाल की 1/3 जनता या तो मर गई, मृत्यु आ गई उनको, या वो यहाँ से पलायन कर गई। 1/3 जनता मृत्यु या पलायन को प्राप्त हुई। 1770 में बंगाल का भयंकर अकाल केवल और केवल इस द्वैध शासन प्रणाली का ही परिणाम था। इसके अलावा ऐसा नहीं कि भारतीयों ने ही विद्रोह किया, भारतीयों ने इस चीज को झेला। श्वेत सैनिक विद्रोह भी हुआ। श्वेत यानी अंग्रेजी सैनिक, कंपनी के सैनिक, अंग्रेज सैनिकों ने भी विद्रोह किया, क्योंकि इस नीति से पहले, द्वैध शासन प्रणाली से पहले उन्हें शांति काल में भत्ता दिया जाता था, लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने श्वेत इस प्रणाली के अंतर्गत, द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत सिपाहियों को मिलने वाला शांति काल का भत्ता भी बंद कर दिया था। तो श्वेत विद्रोह भी किया गया अंग्रेज सैनिकों के द्वारा। और एक इतिहासकार हैं KM परिक्कर, उन्होंने इस टाइम पीरियड को जो है डाकुओं का राज कहा है। क्या कहा है? डाकुओं का राज। जितने समय तक बंगाल के अंदर द्वैध शासन प्रणाली थी उसे KM परिक्कर ने डाकुओं का राज कहा है। 1772 आते आते ये प्रणाली जो है, जैसे कि बहुत अधिक लूटपाट हो रही थी, अराजकता फैल रही थी, भ्रष्टाचार फैल रहा था, तो ये सारी बातें कंपनी के थ्रू, कंपनी के लोगों के थ्रू ब्रिटेन में भी पता चलती हैं। और 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है और वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनते ही इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है। याद रखिएगा, 1772 में जैसे ही वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, उसने सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया और राजस्व विभाग की स्थापना की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करता है। उसके बाद 1773 में भारत पर राज करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, यानी मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो हैं वो भी अब बंगाल के अधीन आ जाती हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आता है, गवर्नर जनरल बन जाता है वारेन हेस्टिंग, और अब राजस्व को लेने के लिए दूसरी व्यवस्थाएं लाई जाती हैं। उनमें से एक व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त। तो अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम जानेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई वो क्या थी, उसके क्या परिणाम थे और क्या कारण थे, और क्या किस वजह से उस व्यवस्था को अपनाना पड़ा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो में कुछ भी नया देखने को मिला, कुछ भी पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आप अगर इन हैंड रिटन नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।